हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100+ 90 डेज रिवीजन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। 80वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं और जैसे कि हमने कल से स्टार्ट किया है हिस्ट्री को, आज उसी में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो हिस्ट्री से जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हिस्ट्री के जो अलग अलग पोर्शंस हैं उसमें से अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को कंबाइन करके एक पार्ट। ठीक है, इसमें अभी हम मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आज इसका लास्ट पार्ट भी हो सकता है या कल को इसका एक पार्ट हम और करके उसके बाद हम अपना जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके 2-3 पार्ट्स जरूर देखेंगे। ठीक है, तो जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बाकी जो लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो मिस ना हो। ठीक है, और जैसे कि आप लोग ने आज देखा होगा दिन के 2 बजे आप लोगों के पास जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने ये आपको बताया था कि हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का जो फुल कोर्स है फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी है, पीसीएस एग्जाम के लिए भी है, एसएससी एग्जाम के लिए भी है, वो स्टार्ट हमारा हो चुका है। कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या उसमें हम लोग कवर करेंगे, कौन कौन सी बुक्स रहेंगी, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट है, वो सारा का सारा उस वीडियो में हमने कवर किया है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों में से अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको जरूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। और बाकी अगर आपको कोई और बात हमसे अगर शेयर करनी है तो वो भी आप जरूर बताइए। बाकी 1 या 2 कोर्स अभी और हैं जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए सोचे हैं, जो हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। इन सारी बातों को लेकर हम एक लाइव सेशन करेंगे कल को। ठीक है, संडे की शाम को एज यूजुअल जो हमने स्टार्ट किया था पिछले हफ्ते से, वही हम लाइव सेशन उस बात को लेकर कल शाम को करेंगे। ठीक है, और बाकी कल सुबह आप लोगों के लिए एक वीडियो जो है वो और आएगा, संडे स्पेशल जो है हमारी सीरीज का। ठीक है, तो फिलहाल हम इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं आज के दिन का डिस्कशन। देखिए, उससे पहले जो हमारा मिशन है, जैसे कि आप लोग अब देख भी रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही हैं। चैनल को बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि डेडिकेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। फुल कोर्स तक हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके लिए, इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए थोड़ा सा अपना जो आप योगदान है, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट के लिए हम आपसे रोज विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस पे जाके थोड़ा सा आप लोग प्लीज कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, अपने कंट्रीब्यूशन के महत्व को समझें, अपना इसमें कितना बड़ा आप लोग रोल प्ले कर सकते हैं उसको समझें। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें और प्लीज जरूर जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत जो भी है वो कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो भी है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का डिस्कशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर को लेके ही आज भी क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि कल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स में क्या दिया गया है, इस तरफ दिया गया है कि इंडस वैली की जो साइट्स हैं, ठीक है, इंडस वैली की जो साइट्स हैं और यहां पर दी गई है इनकी लोकेशन। ठीक है, पहला है बनावली इन हरियाणा दिया गया है, कालीबंगन पंजाब और धौलावीरा इन गुजरात। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है, इज और आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। बनावली, कालीबंगन और धौलावीरा, इनको लेकर बात की जा रही है हरियाणा, पंजाब और गुजरात में। तो बताइए कौन सा इनमें से करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके के कुछ जो लोकेशंस वगैरह रहती हैं। देखिए इसका ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज ऑप्शन सी। ये जो सेकंड है कालीबंगन इन पंजाब, ये गलत है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम। बनावली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा वहां पर दिया गया है, करेक्ट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं इन योर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हरियाणा के भी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है एंड इज लोकेटेड अबाउट 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ कालीबंगन। कालीबंगन के 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, एंड 16 किलोमीटर फ्रॉम फतेहाबाद। ठीक है, बनावली विच इज अर्लियर कॉल्ड वनावली, इसको वनावली बोला जाता था, इज ऑन द लेफ्ट बैंक्स ऑफ ड्राइड अप सरस्वती रिवर। ठीक है, जो सरस्वती रिवर जो अब सूख चुकी है उसके लेफ्ट बैंक में है। दिस साइट वॉज एक्सकवेटेड बाय रविंद्र सिंह बिस्ट। ठीक है, रविंद्र सिंह बिस्ट जो है इन्होंने इस साइट को एक्सकवेट किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन इज अ टाउन लोकेटेड ऑन द लेफ्ट और सदर्न बैंक्स ऑफ द घग्गर रिवर। ठीक है, ध्यान रखेंगे घग्गर रिवर इन तहसील पीलीबंगन बिटवीन सूरतगढ़ एंड हनुमानगढ़ इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान में है।
क्वेश्चन में दिया गया है पंजाब, पंजाब में नहीं है, ठीक है। और कहां है, 205 किलोमीटर की दूरी पर है ये बीकानेर से, राजस्थान में, ठीक है। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन दी ट्राइंगल ऑफ लैंड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ दृष्टद्वती एंड सरस्वती रिवर्स, ठीक है। दृष्टद्वती और सरस्वती रिवर्स के कन्फ्लुएंस में ये है। द प्री हिस्टोरिक एंड प्री मौर्यन कैरेक्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय ल्यूगी टेसिटोरी एट दिस साइट। ध्यान रखिएगा, ल्यूगी टेसिटोरी जो है, इन्होंने इस साइट का एक्सकेवेशन किया था कालीबंगन का। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने जो था वो बनावली का एक्सकेवेशन किया था, और यहां पर जो है ये ल्यूगी टेसिटोरी इन्होंने किया था आपका एक्सकेवेशन में, किसका, इसका कालीबंगन का, ठीक है। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे ल्यूगी टेसिटोरी कौन थे, ही वॉज एन इटालियन, ये एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट थे, ठीक है। इटालियन इंडोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट, ठीक है। इंडोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट, इंडियन कल्चर के बेसिकली बारे में पढ़ाई होती है, दैट इज योर इंडोलॉजिस्ट, ठीक है। और लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो लैंग्वेजेस की पढ़ाई करता है। तो इटालियन थे ये, ध्यान रखिएगा, लुइगी टेसिटोरी, ठीक है। कालीबंगन्स एक्सकवेशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन इट्स एंटायरिटी इन 2003, ठीक है, बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 34 years आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ excavations, ठीक है। द रिपोर्ट कंक्लूडेड दैट कालीबंगन वाज अ मेजर प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहां पर बेसिकली क्या चीज पाई गई है, यूनिक फायर अल्टार्स। फायर अल्टार्स का मतलब होता है जो अग्निवेदियां होती हैं वो, ठीक है। और वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अटेस्टेड प्लॉट फील्ड। प्लॉट फील्ड का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि जब आप खेती करते हैं तो उसके लिए जो जमीन होती है उसकी जुताई की जाती है, मतलब उसको थोड़ा सा उसकी मिट्टी को ढीला वगैरह किया जाता है ताकि उसमें जो बीज वगैरह है वो बोए जा सके, बुआई के लिए तैयार की जाती है जो जमीन, उसको बोला जाता है प्लॉट फील्ड। तो वर्ल्ड का पहला अर्लीस्ट अटेस्टेड प्लॉट फील्ड, मतलब जो मतलब सही में माना गया है कि दुनिया में इस तरीके की कोई प्लॉइंग थी कभी, ठीक है। जो सबसे पहला प्लॉट फील्ड पाया गया है वो कालीबंगन में पाया गया है, और बाकी यहां पर पाए गए हैं फायर अल्टार्स या फिर जिसको आप कह सकते हैं अग्निवेदी, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं धौलावीर के बारे में। धौलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट एट खादरबित इन भजाऊ तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ध्यान रखेंगे भजाऊ तालुका में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में, इन वेस्टर्न इंडिया, which has taken its name from the modern day village 1 kilometer south of it, ठीक है। also known locally as कोटादा टिम्बा बोला जाता है इसको लोकली। द साइट कंटेन्स ruins of an ancient Indus Valley civilization और द हड़प्पन सिटीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये धौलावीरा इसलिए भी है क्योंकि इट इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लगभग जस्ट ऊपर है, ठीक है। आपको अगर पता होना चाहिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। और अगर आप इसके लोकेशंस को देखेंगे धौलावीरा के, तो ये लगभग 23.88 डिग्री नॉर्थ पर है, ठीक है। 23.88 डिग्री नॉर्थ पर आपका धौलावीरा है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि ये कर्क रेखा के पास है, ठीक है। तो यहां पर से भी क्वेश्चन कभी कभी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ऐसी इंडस वैली की आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे वो है धौलावीरा इन गुजरात, ठीक। इट इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स एंड मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन इंडिया बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको जो खोज की गई थी वो 1967-68 में बाय जेपी जोशी ने की थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि किन्होंने इनकी खोज की थी, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके की चीजें भी जो है वो आपसे पूछी जाए, ठीक है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दिन का क्या है, देखिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दी मेडिवल एज अ काउंसिल कॉल्ड अष्टप्रधान फीचर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अष्टप्रधान जो है वो किसके राज में थी, ठीक है। शिवाजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या फिर कृष्णदेव राय, ठीक है। ये आपको बताना है इनमें से किन के राज्य में के दौरान अष्टप्रधान जो काउंसिल हुआ करती थी वो था, यानी कि परिषद जो थी अष्टप्रधान नाम से, वो किसके शासन में थी, ठीक है। शिवाजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या फिर कृष्णदेव राय, ठीक है। देखिए सही जवाब है इसका शिवाजी, ठीक है। ये शिवाजी आपको पता है कौन है, शिवाजी मराठा रूलर है, मराठा एम्पायर है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले आगे हम। देखिए अष्टप्रधान जो है दैट वाज लिटरली मॉडर्न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज अ सिस्टम ऑफ मिनिस्टीरियल डेलीगेशन इन मराठा एम्पायर, ठीक है। मराठा एम्पायर की हम बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी का जो कोरोनेशन है, कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक। कोरोनेशन वर्ड से डरिएगा नहीं, इसका आज की डेट में जो कोरोना का
खतरा चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है ये। इसका मतलब होता है राज तिलक, ठीक है। कोरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी जो है वो 1674 में हुआ था, ठीक है। और उसी के बाद इन्होंने फॉर्मलाइज किया था द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स टू गाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट, ठीक है। तो ये आप समझ गए। मराठा एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो मराठा एम्पायर देखिए 1674 से लगभग स्टार्ट हुआ है, जब से छत्रपति शिवाजी आए थे। और 1818 में जब आपके जो इनके लास्ट पेशवा थे, अभी पेशवा क्या होता है ये मैं बताता हूं, पेशवा बाजीराव टू, ठीक है। पेशवा बाजीराव टू जब आपके हारे थे, किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जब ये हारे थे तब इसका अंत हुआ था, ठीक है। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 1674 में जब ये हुआ था, इसके बाद 1818 तक इनका मराठा एम्पायर चला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद मराठा छत्रपति शिवाजी के बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं। छत्रपति शिवाजी जो है उनका जन्म हुआ था 1630 में और 1680 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। उन्होंने जो राज किया था वो 1674 से लेकर 1680 तक उनका राज था। दिस वाज अबाउट हिज रेन एंड दिस वाज अबाउट हिज लाइफ, ठीक है। 50 साल की उम्र में, मतलब 50 साल की उम्र तक वो जिए थे और 6 साल उन्होंने राज किया था। 1674 में उनका राज तिलक या कोरोनेशन हुआ था, ठीक है। और मराठा एम्पायर जो था, मराठा साम्राज्य, वो 1818 में जो पेशवा बाजीराव टू थे, जब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हारे थे तब उनका मराठा एम्पायर जो था वो खत्म हुआ था, ठीक है। ये तो इसकी हो गई बात मराठा के बारे में। थोड़ा सा आगे देखते हैं। द अष्टप्रधान वाज डिजाइन टू एनकम्पास all the primary administrative functions of the state with each minister being given charge of one role in the administration। तो हर मिनिस्टर को सिर्फ एक रोल दिया जाता था स्पेसिफिक, और मिनिस्टीरियल डेजिग्नेशंस वर ड्रॉन फ्रॉम दी संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। और वो क्या क्या है देखिए अष्टप्रधान, ये देखते हैं। इनमें से जो 8 है वो सबसे पहला ये है, दैट इज पंत प्रधान और पेशवा, ठीक है। इसको बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मोरोपंत त्रिम्बक पिंगले वॉज द फर्स्ट पेशवा अपॉइंटेड बाय द छत्रपति शिवाजी, ठीक। इसके बाद अगला आता है अमात्य और मजुमदार, ये है फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पेशवा का मतलब क्या है। पेशवा इज प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? दैट इज मजुमदार। पूछा जा सकता है कि मराठा एम्पायर में मजुमदार या अमात्य जो है वो क्या पोस्ट थी, तो दैट वाज फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मैनेजिंग अकाउंट्स ऑफ द एम्पायर। अगला है शुरुनविस या फिर सचिव, दिस वाज द सेक्रेटरी प्रिपेयरिंग द रॉयल एडिक्ट्स। इसके बाद अगला है वक्यानविस जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, मैनेजिंग इंटरनल अफेयर्स स्पेशली इंटेलिजेंस एंड एस्पियोनेज, यानी कि जो जासूसी वगैरह के काम है, जो इंटेलिजेंस वगैरह के काम है वो ये देखा करते थे। अगला है सर ए नौबत या फिर सेनापति, दिस वाज कमांडर इन चीफ मैनेजिंग द फोर्सेज एंड डिफेंस ऑफ द एम्पायर, ठीक है। मतलब रक्षा के मसलों से संबंधित जो भी चीजें हैं वो ये देखा करते थे सेनापति। अगला है सुमंत, सुमंत या फिर दबिर, ये थे फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनेंस मिनिस्टर हैं आपके अमात्य या फिर मजुमदार, और फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके सुमंत या फिर दबिर, ठीक है, टू मैनेज दी रिलेशनशिप विद अदर सॉवरेन्स। अगला है न्यायाधीश, ये कंफ्यूजिंग नहीं पैदा करेगा क्योंकि न्यायाधीश आपको पता है दैट इज चीफ जस्टिस, डिस्पेंसिंग जस्टिस ऑन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। और एक लास्ट है दैट इज पंडित राव, पंडित राव इज दी हाई प्रीस्ट, ठीक है, जो पंडित हुआ करते थे, मैनेजिंग इंटरनल रिलीजियस मैटर्स, ठीक है। तो ये 8 आप ध्यान रखेंगे, पेशवा, मजुमदार, सचिव, वक्यानविस, सरे नौबत या फिर सेनापति, सुमंत, दबिर, न्यायाधीश और पंडित राव, ठीक है। ये 8 आपके अष्टप्रधान है। इनके किस किस का क्या क्या रोल है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, तो यहां पर आप इसको बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं, कुछ नाम पूछा गया है कि ये चीज क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यूपीएससी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग विद स्टोन्स, पत्थरों के साथ डेकोरेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, मतलब कौन सी टेक्निक्स इनमें से है जिनमें पत्थरों के साथ डेकोरेशन किया जाता है, ठीक है। पहला है पेट्रेड्यूरा, दूसरा है टेसेलेशन और तीसरा है स्टको। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कौन सा है जिनमें डेकोरेशन विद स्टोन्स किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम। पेट्रेड्यूरा, टेसेलेशन और स्टको, ठीक, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए बी इसका सही जवाब है, दैट इज ऑप्शन 1 एंड 2, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2। स्टको जो है ये नहीं है, ठीक है, स्टको नहीं है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रेड्यूरा की, ये तो बहुत फेमस है, ये आपको पता भी होगा। इट्स अ पिक्टोरियल मोज़ैक वर्क, ठीक है। मोज़ैक वर्क का मतलब क्या होता है? मोज़ैक वर्क का मतलब होता है कि पिक्चर और पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अरेंजिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स,
ठीक है, स्टोन या ग्लासेस का जो स्मॉल स्मॉल पीसेस को अरेंज करके एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टाइप बनाया जाता है, दैट इज नोन एज योर मोज़ेक वर्क। ठीक है, उसको बोला जाता है मोज़ेक वर्क यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन। इट इज कॉमनली फाउंड ऑन वॉल्स, सिनेटॉफ्स एंड मार्बल जालीज इन द ताजमहल। अब देखिए यहां से थोड़ा सा एक चीज और है जो आप लोगों को बताने की मैं कोशिश करता हूं। सिनेटॉफ्स का मतलब क्या होता है ये बताइए। सिनेटॉफ्स का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एम्प्टी टूम्ब। ठीक है, एम्प्टी टूम्ब। एम्प्टी टूम्ब किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसका आप कह सकते हैं कि जो रियल रिमेन्स है या जो असली जो उनकी टूम्ब है वो कहीं और है। ठीक है, और एम्प्टी टूम्ब बना दी जाती है उनके सम्मान में, उनके ऑनर में, उसको बोला जाता है सिनेटॉफ्स। ठीक है, अब यहां पर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए आपको पता है कि ताजमहल में, मतलब ताजमहल बनाया था शाहजहां ने, आपको पता है शाहजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? इसका जो निर्माण शुरू हुआ था 1632 से लेकर 1653 तक इसका निर्माण चला था। ठीक है, ये आपको पता है। ताजमहल बनवाया था, जैसे मैं बता रहा हूं कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में, यानी कि जो उनकी वाइफ थी मुमताज महल, वो जब मरी थी तो उनकी याद में उन्होंने उनकी ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कब्र बनवाई थी। ठीक है, लेकिन इसमें यह माना जाता है कि मुमताज महल जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी 1631 में। ठीक है, और ताजमहल बनना शुरू हुआ है 1632 से, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी बुरहानपुर में। ठीक है, बुरहानपुर जो आज का प्रेजेंट एमपी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह माना गया है कि 6 महीने के लिए इनको वहीं दफनाया गया था बुरहानपुर में। ठीक है, और उसके बाद इनके जो रिमेन्स हैं उनको एक कॉफिन में लेके आया गया है ताजमहल में, और उसके बाद इनको ताजमहल में दफनाया गया है। ठीक है, तो ताजमहल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिनेटॉफ बन जाता है मुमताज महल का। और बाद में जब शाहजहां की मृत्यु होती है 1666 में, 1666 में जब शाहजहां की मृत्यु होती है तो इनको भी उन्हीं के बगल में दफनाया गया है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको पता होंगी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो शाहजहां के बारे में आप जान सकते हैं, शाहजहां का जन्म हुआ था 1592 में। ठीक है, और शाहजहां ने जो अपना राज किया था वो किया था 1628 से लेकर 1658, यानी कि 30 साल के लिए। ठीक है, ये इनका बेसिकली लाइफ टाइम है शाहजहां का, और ये इनका रेन है, यानी कब से इन्होंने कब तक राज किया था। ठीक है, ये आप समझ गए। शाहजहां मुगल एम्पायर के एक बहुत ही कहेंगे कि मतलब इंपॉर्टेंट एम्परर थे। थोड़ा सा इनके पहले थोड़ा सा इनके बाद का आपको पता होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, ये फिफ्थ मुगल एम्परर थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य का आपको पता होना चाहिए कहां से स्टार्ट होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे यहां पर, थोड़ा सा आप जान जाइए बस, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले थे बाबर, हुमायूं, अकबर। नंबर 3 पे अकबर आते हैं, नंबर 4 पे आपके जहांगीर है, नंबर 5 पे आपके शाहजहां है। SJ लिख देता हूं, मैंने यहां पर बता दिया शाहजहां। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज औरंगजेब। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे हैं होने को, इसके बाद भी बहुत सारे हैं। और लास्ट में आपको पता है कि बहादुर शाह जफर जब थे वो इसके लास्ट मुगल एम्परर है जो कि आपके अंग्रेजों की हुकूमत से हारे थे, और जिसके बाद जो है मुगल साम्राज्य यहां पर खत्म हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा जानकारी को आप यहां पर जान के रखें। तो सिनेटॉफ के बारे में आप समझ गए कि ताजमहल जिस तरीके से सिनेटॉफ बना है मुमताज महल का, वो आप आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं टेसेलेशन। टेसेलेशन इज द डेकोरेशन ऑन वॉल्स एंड फ्लोर्स विद मोज़ेक। तो ये भी सिमिलर है, मोज़ेक की ही है, यानी कि ऑफ दी स्टोन्स का यूज इसमें भी है। इसके बाद जो लास्ट दिया गया है दैट इज स्टको। स्टको जो है ये आपका इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, स्टको क्या है? स्टको इज अ फाइन प्लास्टर यूज्ड फॉर कोटिंग वॉल सर्फेसेस। ठीक है, ये एक फाइन प्लास्टर है, एंड इट कैन बी अ स्मूथ पेंटेबल सरफेस और वेट ग्राउंड फॉर फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ड्राई कलर्ड पिगमेंट्स को सीधे पानी में घोला जाता है, और उसके बाद जो ये वेट वॉल है, कोई वेट वॉल या वेट ग्राउंड है जिसका प्लास्टर बेसिकली अभी सूखा हुआ नहीं है, उस पर पेंटिंग की जाती है। सो दैट उससे क्या होता है कि वो पेंटिंग जो उस वॉल पर आप कर रहे हैं, गीली वॉल पर कर रहे हैं, वो परमानेंट हो जाती है वॉल के ऊपर। दैट इज नोन एज अ फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। बाकी थोड़ा सा यहां पर जो मैंने बताया है ताजमहल और शाहजहां के बारे में, ये भी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पर फिर से कुछ थिएटर फॉर्म दिए गए हैं और उनसे संबंधित वो किस राज्य से संबंधित है वो दिया गया है। ठीक है, पहला है तमाशा, दिया गया है महाराष्ट्र। दूसरा है भावना, दिया गया है गुजरात। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, चलिए बताएंगे करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तमाशा इन महाराष्ट्र एंड भावना इन गुजरात। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कब
कहां से संबंधित है, कौन सा इसमें से सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखिए ए जो है वो सही है, तमाशा इज इन महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो भावना है ये गुजरात का नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में क्या चीज है ये। देखिए, तमाशा इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मराठी थिएटर वाइडली परफॉर्म्ड बाय अ लोकल और ट्रेवलिंग थिएटर ग्रुप्स विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि लोकल ग्रुप्स जो है वो भी कर सकते हैं, जो ग्रुप्स बाहर से आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन किया जाएगा महाराष्ट्र के बाउंड्री के अंदर। ठीक है, स्टेट के अंदर। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद सिंगिंग एंड डांसिंग, इसमें गाना भी होता है और नाच भी होता है। इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम फोक फॉर्म्स जैसे कि गोंधल, जागरण एंड कीर्तन। ठीक है, इन तमाशा द फीमेल एक्ट्रेस इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डांस मूवमेंट्स इन द प्ले। शी इज नोन एज मुर्की। पूछा जा सकता है आपसे कि मुर्की क्या होता है। ठीक है, तो मुर्की आपको पता है कि जो चीफ आपकी जो एक्ट्रेस है, जो फीमेल एक्ट्रेस जो चीफ है उस पूरे के पूरे डांस मूवमेंट के दौरान, वो जो है मुर्की कहलाई जाती है। किसमें? तमाशा में। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक, फुटवर्क एट लाइटनिंग स्पीड एंड विविड जेस्चर्स मेक इट पॉसिबल टू पोर्ट्रे ऑल द इमोशंस थ्रू द डांस। ठीक है, तो डांस के ही जो अलग अलग ये क्लासिकल म्यूजिक है कि लाइटनिंग स्पीड में, यानी कि बहुत तेज तरीके से जो फुटवर्क चल रहा है वो, और विविड जेस्चर्स बना के जितने भी सारे इमोशंस हैं उनको पोर्ट्रे किया जा सकता है थ्रू द डांस। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो कोलाहाती ग्रुप्स हैं आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ तमाशा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट तमाशा। इसके बाद हम बात करते हैं भावना की। तो भावना इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑलवेज विद रिलीजियस मैसेज, यानी कि हमेशा इसमें कोई ना कोई धार्मिक संदेश होता है। प्रिवेलेंट इन आसाम। क्वेश्चन में गुजरात दिया गया है, गुजरात नहीं है, आसाम है। इन भावना कल्चरल ग्लिम्सेस ऑफ आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मथुरा एंड वृंदावन कैन बी सीन। इसमें जो सूत्रधार होता है, यानी कि जो नरेटर होता है, वो पहले स्टोरी को स्टार्ट करता है इन संस्कृत में और उसके बाद वो स्टोरी जो है वो ब्रिज बोली में या फिर असमी में आगे बढ़ती है। तो दिस इज अबाउट भावना। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें आज के दिन का क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो आपकी वर्धन डायनेस्टी के, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी, ठीक है, उसके एक इंपॉर्टेंट राजा थे। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है, द हिस्ट्री ऑफ हर्षाज रेन कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वहां से इनके बारे में, जो इनका राज था, इनका रेन था, उसकी हिस्ट्री को वहां से जाना जा सकता है। ठीक है, दूसरा दिया गया है, ह्यूएनसांग अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रेन। ह्यूएनसांग जो एक चाइनीज पिलग्रिम थे वो इंडिया में आए थे हर्षाज के राज के दौरान, हर्षा के शासन के दौरान। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है ये आपको बताना है। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। हर्षवर्धन को लेकर यहां पर बात की जा रही है। पुष्यभूति जो डायनेस्टी थी, पुष्यभूति साम्राज्य, उसके ये एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। ठीक है, पुष्यभूति या फिर उसको वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक, चलिए देखिए, बी जो है इसका सही है, ये पहला वाला गलत है। और पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की जो बात है ये गलत है यहां पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ हर्षाज रेन इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ बाणभट्ट। इनका नाम याद रखेंगे, बाणभट्ट। ये कौन थे? ये इनके एक कोर्ट पोएट थे और जिन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट वाज योर हर्षचरित। हर्षचरित इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, और ये लिखी किसने है? बाणभट्ट ने। तो हर्षा के रेन के बारे में जो हिस्ट्री है उसको यहां से जाना जा सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं हरिसेना, हरिसेना वाज द कोर्ट पोएट ऑफ एम्परर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपके जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता साम्राज्य के एक राजा थे। इन्होंने बेसिकली क्या किया है? ही रोट अ फेमस पोएम प्रेजिंग द ब्रेवरी ऑफ समुद्रगुप्त दैट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द इलाहाबाद पिलर। तो इलाहाबाद पिलर का जो संबंध है वो आपके समुद्रगुप्त से है, ना कि हर्षवर्धन से। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहां पर ह्यूएनसांग के बारे में लिखा गया है, वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क हु इन 1627, आपने वहां पर देखा कि हर्षा का रेन है 606 से लेकर 647 तक, और उसके बीच में 627 में आपके ये आए हैं ह्यूएनसांग। ठीक है, ट्रेवल्ड ओवरलैंड फ्रॉम चाइना टू इंडिया टू ऑब्टेन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को यहां पर लेने आए थे। ठीक है, और ह्यूएनसांग लेफ्ट डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ हिज ट्रेवल्स and also wrote about the interaction between Chinese Buddhism and Indian Buddhism during the early Tang dynasty। ये Tang dynasty जो है ये एक चाइनीज डायनेस्टी है। ठीक है, और बाकी आप यहां पर अगर मैं आपको बताऊं समुद्रगुप्त के बारे में, जो गुप्ता डायनेस्टी है वो 3री शताब्दी की डायनेस्टी है। ठीक है, 3rd सेंचुरी की डायनेस्टी है ये गुप्ता, ये ध्यान रखेंगे आप। और ये जो डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी के अंत के साथ, मतलब जब ये डायनेस्टी खत्म हुई तो वहां से आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है। ठीक है,
और ये जो आपके हर्षवर्धन डायनेस्टी, जो वर्धन डायनेस्टी में बता रहा हूं, या जो पुष्यभूति डायनेस्टी है, ठीक है, पुष्यभूति, इसके बारे में आपको बता दूं, पुष्यभूति डायनेस्टी जो है ये आपकी डायनेस्टी है 7th सेंचुरी की, ठीक है, ये 7th सेंचुरी की डायनेस्टी है। यानी कि आप अगर क्रोनोलॉजी की बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी पहले है और ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी है ये बाद में है, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, 595 सन से इनका जन्म हुआ था, 647 तक बेसिकली इन्होंने राज किया है, और 647 में इनको पुलकेशिन जो थे, सॉरी पुलकेशिन जो थे, पुलकेशिन 2, उन्होंने इनको हराया था, ठीक है, पुलकेशिन 2 ने इनको हराया था। उसके बाद बेसिकली जो ये हर्षवर्धन, जो वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी थी, वो यहां से जो है वो खत्म हो गई थी इनके बाद, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये था आज के दिन का डिस्कशन। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आप देख सकते हैं कि कितने डिटेल में हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। 80 दिन इस कोर्स में हो चुके हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब हमने डिस्कशन जो है वो किसी भी तरीके से, मतलब अच्छे से नहीं किया है, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में हम हर दिन डिस्कशन करते हैं। सिर्फ 10 दिन का कोर्स ये और बचा है, इसमें 3 या 4 दिन हो सकता है कि मैक्सिमम हम लोग हिस्ट्री लेके चलेंगे। उसके बाद जो लास्ट के 6-7 दिन बचेंगे उसमें हम सीसेट कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, कोई और रिक्वेस्ट आप लोगों की है, तो वो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी बात कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। बाकी कंट्रीब्यूट करना प्लीज जरूर कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें, क्योंकि जैसे आप जितना ज्यादा आप लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना ज्यादा फायदा इस चीज का आप लोगों को ही मिलने वाला है, ठीक है। नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं और हर चीज में आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा एफर्ट, कितनी ज्यादा मेहनत यहाँ पर लगती है, तो वो सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यह है कि आप लोग अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे तो चीजें जो है वो और भी अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में 5 क्वेश्चन लेके फिर से हिस्ट्री को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।